एक रूल यार बार बार मैं बता रहा हूँ, याद रखो, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सारी चीजें लिखी, रिवाइज नहीं किया, तो यही होगा, एवरीथिंग विल गो इन वेन। ठीक है, सब बर्बादी हो जाएगा, अधूरा ही काम रहेगा। प्रोसेस क्या है? ये लिखना जरूरी है, लिखने के साथ रिवाइज करना जरूरी है। जब आप बुक रीडिंग करोगे तो बुक रीडिंग में भी आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड मिलेंगे जिनका मीनिंग पहले नहीं समझ में आ रहा था, धीमे धीमे समझ में आने लगेगा। मूवी देखोगे, मुझे कुछ लोग बोल रहे थे कि कुछ बच्चों की डिमांड ये है कि हम सर मूवी नहीं देखना चाहते, सैटरडे को हम सोना चाहते हैं, हम रेस्ट करना चाहते हैं। नालायकों, इतना मारूंगा ना मैं तुम्हें डंडे से, ठीक है, जिनकी ये डिमांड है, मार मार के डंडा मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा अगर किसी ने मुझे बोला कि हम मूवी नहीं देखना चाहते। देखो, तुम्हारी जेन्युइन डिमांड मान लूंगा मैं, लेकिन फालतू की डिमांड्स बोलोगे ना तो बहुत मारूंगा मैं। तुम लोगों को कॉलेज में यहाँ पे जितना तुम्हें टाइम मिल रहा है ना, अगर तुमसे सर्वाइव नहीं किया जा रहा है तो मर्चेंट नेवी की आशाएं छोड़ दो। वहां पे तुम्हारा जीवन वैसे ही बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मर्चेंट नेवी में अगर तुम जा रहे हो, पहली बात तो सुबह 4 बजे उठना ही उठना है। उसके बाद उसके अलावा कोई दूसरा वो ही नहीं है कि हम 4 बजे नहीं उठेंगे। नहीं उठोगे तो इतना दौड़ाए जाओगे वहां पे, और हो सकता है 2-3 हफ्ते तक झाड़ू ही लगवाई जाए। तो जितना तुम्हारे अंदर का ईगो है ना, वो सारा का सारा वहीं समाप्त हो जाएगा, वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा, एबॉलिश हो जाएगा, सारा का सारा डिमोलिश हो जाएगा तुम्हारा ईगो वहीं। ठीक है, तुम्हें इतनी 2-2 हफ्ते तक झाड़ू लगवा देंगे, वो ऐसा करवा देंगे। तो तुम्हें 4 बजे उठना ही उठना है। 4 बजे उठने के बाद तुम्हें 1 घंटे पीटी करनी है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तुम सोचो कि मैं वर्कआउट नहीं करूंगा, पीटी करनी ही करनी है। फिर तुम्हें ब्रेकफास्ट का टाइम मिलेगा, सुबह 8 बजे से लेक्चर शुरू होंगे, शाम को 5 बजे तक चलेंगे, बीच में 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा, लंच ब्रेक। ठीक है, तो अब तुम मुझे बताओ, 4 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक की कोई छूट मिल रही है तुम्हें? 13 घंटे हो गए लगातार, और 5 बजे छोड़ने के बाद वो बोलेंगे कि हाँ ठीक है आप जाओ 2 घंटे रेस्ट कर लो, जाकर के 2 घंटे। तुम्हें सोना हो सो, खेलना हो खेलो, जो भी करना हो वो करो। और उसके बाद वो डिनर पे फिर से बुला देंगे, मस्टर होगा उस टाइम पे, और फिर वो बोलेंगे 9 बजे के जाओ अब जाकर के सो जाओ। उसके बाद भी कुछ मक्कार ऐसे होते हैं कि अब हम नहीं सोएंगे, हमारी तो नाइट लाइफ है, तो वो रात में जागते हैं। फिर जागते हैं तो अगले दिन क्लास में सोते हैं, और जैसे अगले दिन क्लास में सोते हैं तो पनिशमेंट मिलता है कि डक वॉक होगा, ये होगा वो होगा। यहाँ तो फिर भी तुम्हारा पनिशमेंट तुम्हें देख करके तुम रोना चालू कर देते हो, छोड़ दिया जाता है। वहां नहीं छोड़ता कोई भी। वहां अगर आपको 2 घंटा दौड़ाना है तो दौड़ाएगा, धूप में खड़ा करना है तो करेगा, पेंटिंग करवानी है, चिपिंग करवानी है, झाड़ू लगवानी है, वो लगवाएगा ही लगवाएगा। तो तुम ये जो डिमांड लेकर के आते हो ना कि नहीं सर सैटरडे हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, तुम्हारे लिए किया जा रहा है। मूवी दिखाना, मुझे थोड़ी ना कोई मजा आ रहा है मूवी दिखाने में कि मैं जबरदस्ती नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेकर के तुम्हें मूवी दिखा रहा हूं। वो तुम्हारे लिए है काम की चीज कि तुम बोलना सीखो, तो तुम्हें उसके ऊपर खुद काम करना पड़ेगा। ये प्रोसेस है, किसी भी चीज को सीखने का ये प्रोसेस है, किसी नई लैंग्वेज को लर्न करने का ये प्रोसेस है कि आप एक बुक ले लो साथ में, वो पढ़ते रहो, मूवीज देखते रहो उससे रिलेटेड, और वोकैबुलरी और ग्रामर के ऊपर काम करो। जब आप ये काम करोगे, भले ही 20 मिनट 30 मिनट ही काम करो डेली बेसिस पे, तो तुम आराम से 2-3 महीने में वो लैंग्वेज सीख जाओगे, कोई भी लैंग्वेज हो। यहाँ पे अभी एंटोनिम, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश तब तक आपको नहीं आ सकती जब तक आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं होगी। मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारे पास कम से कम मिनिमम, जैसे अभी हम सीख रहे हैं ना, मिनिमम 3 से 4, तो 2000 वर्ड की वोकैबुलरी तो अपने पास होनी चाहिए। तब जाकर के हम इंटरव्यू में और बाकी चीज़ों में अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, या वो वाले वर्ड पता होने चाहिए जो IMU CT में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतना हमें करना पड़ेगा पहले से। आज हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। अब इसमें क्या है कि यार देखो, ये जो शीट मैं प्रिपेयर करके ला रहा हूँ आपके लिए, मतलब पुरानी जो शीट थी ना, मैं उनको थोड़ा नलीफाई कर रहा हूँ, उनको हटा रहा हूँ। क्योंकि पुरानी वाली शीट में क्या था कि सिर्फ इंग्लिश में ही सब कुछ लिखा हुआ था, इंग्लिश में एक्सप्लेन करने में, और कई सारे बच्चे यहाँ पे जो प्रॉपर हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है, या उनका हिंदी टू इंग्लिश अभी उतना स्ट्रांग नहीं है, तो हम बिल्कुल 0 लेवल से चलेंगे, 0 लेवल से इसको स्टार्ट करेंगे। तो मैंने क्या किया है, मैंने इसको हिंदी में भी लिख दिया है। आप लोग चाहो तो और क्या कर सकते हो इसके ऊपर काम करने के लिए, मैं पहले तरीका बता देता हूँ कि पहले छापना बंद कर दो यार, पहले मेरी बात सुन लो। ठीक है, पहले तरीका सुन लो कि मैं क्या बता रहा हूँ। हम लोग जितने भी वर्ड लिखेंगे या करेंगे, आपका असाइनमेंट ऑटोमेटिकली बिना कुछ कहे क्या है, हर एक वर्ड के ऊपर एक सेंटेंस बनाना। नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये असाइनमेंट चेक होगा ही होगा। ठीक है, क्या है आपका असाइनमेंट? हर एक वर्ड के ऊपर अपने एंड से एक सेंटेंस बनाना जो आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, ये तो हम जो क्लास वर्क करेंगे वो करेंगे, होमवर्क ऑटोमेटिकली क्या है, तो आप क्या करोगे, जैसे आप ये लिखोगे, इसके नीचे ये लिखोगे, 2 लाइन अपने आप छोड़ देना। 2 लाइन क्यों छोड़नी है? क्योंकि वहां पे हमें एक सेंटेंस भी लिखना है।
समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो और क्या कर सकते हो, और ये कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे एक्यूमेन लिखा, अब उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सिनोनिम होता है अवेयरनेस, ब्रिलियंस। तो देखो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के जैसा मीनिंग होगा ऐसा नहीं है। पर्यायवाची जो हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची, उसको हम क्या बोलते हैं, समानार्थक शब्द। तो इंग्लिश में कई बार क्या होता है कि एक ही वर्ड के कई अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, तो उसके सिनोनिम भी अलग अलग हो सकते हैं और उसके एंटोनिम भी अलग अलग हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि उस कॉन्टेक्स्ट क्या है। कई बार वो क्या करता है, सेंटेंस में एक वर्ड लोकेट कर देता है। अभी जो लास्ट टाइम पूछे गए थे ना, वो कैसे पूछे गए थे कि एक सेंटेंस लिखा था, सेंटेंस में एक वर्ड डाल दिया। अब वो सेंटेंस में वो वर्ड पता है क्यों मेंशन कर रहा है, क्योंकि उसको एक कॉन्टेक्स्ट देना है वहां पे कि ये वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, और फिर बोल रहा है कि अब बताओ कि इसका सिनोनिम क्या होगा। तो वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि उसका सिनोनिम क्या होगा। जैसे मैं भी तुम्हें थोड़ा आगे जाऊंगा तो बताते जाऊंगा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया ना सबको? अब पहले एक एक पेज करके चलेंगे और तुम्हें एक पेज नोट करने का मैं टाइम दूंगा आराम से, ठीक है। पहले ध्यान से सुनते जाना। अब जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है यहां पे एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि मतलब जो जिसका दिमाग तेज चल रहा होता है, ठीक है, जिसका दिमाग तेज चल रहा होता है उस जगह पर, मतलब उसकी ऑफ कोर्स अवेयरनेस वहां पे ज्यादा होगी, उसका ब्रिलियंस वहां पे ज्यादा होगा। तो अगर आप इसके सिनोनिम देखोगे तो क्या आ गया यहां पे, अवेयरनेस। अब अवेयरनेस का एग्जैक्ट मीनिंग कुशाग्र बुद्धि नहीं है। अवेयरनेस क्या होती है, जागृति बोल सकते हो आप, जागरूकता, ठीक है। तो जब जागरूकता ज्यादा होगी तो फोकस ऑफ कोर्स ज्यादा होगा, तो अपने आप कुशाग्र बुद्धि हो जाएगा। ब्रिलियंस का भी एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं है, लेकिन ये सिनोनिम में काम करता है। और एंटोनिम में क्या हो जाएगा, स्टूपिडिटी। कुशाग्र बुद्धि का उल्टा क्या हो गया, मंद बुद्धि, ठीक है। इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्यों, क्योंकि वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। कुशाग्र बुद्धि मतलब ज्यादा फोकस के साथ ध्यान दे रहा है, इग्नोरेंस मतलब बिल्कुल ही फोकस नहीं लगा रहा है, ठीक है। तो इसके अब एक वर्ड से हमने दो सिनोनिम बना लिया, अवेयरनेस एंड ब्रिलियंस, दो एंटोनिम बना लिए, स्टूपिडिटी एंड इग्नोरेंस, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इसको यूज करना है। एक वर्ड आपका बेसिकली 5 वर्ड में कन्वर्ट हो रहा है। जब आप एक वर्ड सीख रहे हो तो आपको इनका भी मीनिंग पता लग गया और इनका भी मीनिंग पता लग गया। अभी जो एक्यूमेन यूज किया जाता है ना, ये कहां कहां पे किया जाता है, जनरली मैंने बहुत जगह पर देखा, बिजनेस एक्यूमेन बोलते हैं, बिजनेस एक्यूमेन। बिजनेस एक्यूमेन का मतलब क्या हो गया, जिसका बिजनेस में बहुत तेज दिमाग चल रहा होता है। लेकिन एक्यूमेन सिर्फ बिजनेस में यूज नहीं होता, कई और जगह पर भी यूज होता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपने कभी वर्ड देखा ही नहीं है तो आराम से गूगल पे जाओ, सर्च करो, देखो किसी जगह पर एक्यूमेन कहीं पे आपको दिखाई पड़ रहा हो और जो आपको लग रहा हो कि बिल्कुल ऐसा सेंटेंस है जो आपको देख करके समझ में आएगा, देन यू हैव टू राइट इट डाउन। इज दैट ओके? देन एडहेयर। एडहेयर, एडहेयर क्या होता है, एडहेयर का मतलब होता है पालन करना। पालन कर, जनरली अब देखो जैसे ये कंप्लाई लिखा हो ना, कंप्लाई, एडहेयर, कंप्लाई, ये लीगल लैंग्वेज में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। टू कंप्लाई विद, किसी चीज का पालन करना, किसी चीज को फॉलो करना, पालन करना, ठीक है। तो ये वहां पे बहुत ज्यादा यूज होते हैं। सो सिनोनिम क्या हो गया, कंप्लाई। कंप्लाई भी प्रॉपर कंप्लाई नहीं यूज होता, टू कंप्लाई विद ऐसे करके यूज होता है, लेकिन तुम जब यूज करोगे तो अपने आप समझ में आने लगेगा। या फॉलो करना, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा पालन नहीं करना, निंदा करना, उसके साथ कनेक्ट नहीं होना, तो कंडेम। कंडेम का मतलब क्या होता है, कंडेम का मतलब क्या होता है, उस चीज को नहीं मानना, ठीक है, उस चीज को नहीं मानना, पालन ना करना। डिसजॉइन का मतलब भी क्या होता है, उससे अलग हो रहना, पालन ना करना, ठीक है। देन थर्ड क्या है, एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना, या कहीं कहीं पर इसी का मीनिंग होता है निरस्त करना, ठीक है। कहीं कहीं पे मीनिंग क्या होता है, निरस्त करना। तो अगर आप देखोगे तो सिनोनिम क्या हो गए, एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब भी यही होता है, निरस्त करना। टर्मिनेट, निरस्त करना या समाप्त करना, खत्म करना, टर्मिनेट कर देना, ठीक है। और एंटोनिम क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, सेटअप करना, स्टैब्लिश करना, ठीक है। देन अबैश। अबैश का मतलब लज्जित करना होता है, लज्जित होना भी होता है, ठीक है। लज्जित करना, लज्जित होना दोनों होता है। तो अब ये उसी के सिनोनिम है डिस्कंसर्ट। डिस्कंसर्ट एक्चुअल में अगर आप डिस्कंसर्ट का मीनिंग देखोगे ना तो वो हो जाता है व्याकुल होना, व्याकुल, व्याकुल होना। लेकिन व्याकुल होना भी किस सेंस में,
इंसान व्याकुल कब होता है? जैसे मान लो कि मैंने तुमसे पूछा कोई इंट्रोडक्शन या कोई भी इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछ लिया मैंने तुमसे जो तुम्हें नहीं आता है, तो व्याकुलता कब आती है? जब हमारे पास नॉलेज नहीं होगी उस चीज को, उस चीज से रिलेटेड, और वो चीज हमसे पूछ ली गई तो हम व्याकुल होंगे उस जगह पर। व्याकुल होने का मतलब क्या है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसमें भी हमें अंदर से थोड़ी सी शर्म आ रही होती है, इसीलिए हम व्याकुल हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये अबैश का हमेशा मीनिंग लज्जित होना, लज्जित करना नहीं है, कहीं कहीं पे व्याकुल होना भी है। तो इसलिए अबैश का एक सिनोनिम क्या बनता है? डिस्कंसर्ट या डिसग्रेस। डिसग्रेस भी क्या है? हाँ, कि आपने ये काम जो किया ये डिसग्रेस है। डिसग्रेस भी लज्जित होने से या शर्म आने से रिलेटेड है। और अगर इसी का एंटोनिम देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब होता है कायम रखना, ठीक है, या अनडॉन्टेड, निडर। अनडॉन्टेड मतलब क्या हो गया? निडर। तो ये निडरता कब आती है? जब आपके पास किसी चीज की नॉलेज है। मतलब ये आप ऐसा समझ करके चलो कि अबैश कहां पे हो रहा है कि आपने कोई एक काम ऐसा खराब कर दिया है जिसकी आपको नॉलेज नहीं थी, लैक ऑफ नॉलेज या इग्नोरेंस की वजह से खराब कर दिया है, या तो आप यहाँ पे व्याकुल हो रहे हो या फिर यहाँ पे आपको शर्म महसूस हो रही है। लेकिन अगर उसी चीज की आपको नॉलेज है, हर एक चीज है, तो आप क्या करोगे? आप प्रॉपरली कायम रहोगे, निडरता के साथ खड़े रहोगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपहोल्ड या फिर अनडॉन्टेड। अनडॉन्टेड एक्चुअल में देखा जाए तो अबैश्ड का एंटोनिम है। इज दैट क्लियर? देन अबाउंड क्या है? बड़ी संख्या में विद्यमान होना, बड़ी संख्या में ग्रो होना, या विद्यमान होना भी हो सकता है, ग्रो होना भी होता है इसका। तो ग्रो होना मतलब फ्लोरिश, फलना फूलना। प्रोलिफरेट भी वही है इसका। प्रोलिफरेट का मतलब क्या है? एक बड़ी संख्या में ग्रो होना, ठीक है। और इसी का नेगेटिव मतलब इसी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? डेफिशिएंट मतलब कमी। डेस्टिट्यूट का मतलब, डेस्टिट्यूट भी आप एक तरीके से कमी ही बोल सकते हो, लेकिन डेस्टिट्यूट और भी ज्यादा लेवल होता है उस कमी का, डेस्टिट्यूट होना, ठीक है। देन अबेट ध्यान से सुनना। अबेट क्या है? अबेट है किसी प्रकोप या किसी प्रभाव का कम हो जाना या कम करना या उसको धीमा करना, ठीक है। जैसे गर्मी, मान लो इस रूम में गर्मी लग रही, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, और हमने फिर दोनों एसी ऑन कर दिए, तो वो जो प्रभाव है गर्मी का वो धीमे धीमे क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि वहां पे वो हीट अबेट हो गई है। अब अबेट के लिए दो मीनिंग क्या है? मॉडरेट करना मतलब क्या है? पहले वो एक्सट्रीम पे था, हमने क्या कर दिया है? मॉडरेट कर दिया है, ठीक है, या डिक्रीज कर दिया है। ये दोनों वहां पे काम करेंगे। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? एग्रेवेट का मतलब क्या हो गया? बढ़ा देना किसी चीज को। हाँ, इंक्रीज हो सकता है, एग्रेवेट हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, बिल्कुल। आप यहां पे चाहो तो इंक्रीज भी लिख सकते हो साथ में। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है ये? तो अब लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका ये है कि जब आप ये लिखोगे इसके बाद 2 लाइन छोड़ देना ताकि आप वहां पे एक सेंटेंस भी लिख सको। ओके, चलो स्टार्ट करो फटाफट। और एक चीज और है यार, अगर किसी को भी, ध्यान से देखना, अगर किसी को भी कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल बिंदास रह करके आपको करना क्या है? गूगल पे जाना, सर्च करना, उसका मीनिंग हिंदी में लिख लेना वहां पे, ताकि आपको पता चल जाए कि उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। आप आगे के जीवन में यूज कर पाओ उसको। अबैश का बहुत बढ़िया सिंपल सा यूज अगर आप देखो डेली लाइफ में, मान लो सपोज करो कि कोई बच्चा है क्लास में और उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी लेकिन मैंने उसको बहुत जोर से डांट दिया। अब बाद में क्या होगा कि मुझे खुद को ही शर्म आ रही होगी कि यार मैंने क्यों बिना बात सुने उसको डांट दिया। तो मैं क्या बोलूंगा कि आई एम अबैश्ड बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर, या ऐसा लिख सकते हैं कि सिंस आई स्कोल्डेड दैट स्टूडेंट आई एम फीलिंग अबैश्ड, या आई एम अबैश्ड। एबॉलिश और डिमोलिश में देखो, एबॉलिश और डिमोलिश कहीं कहीं पे सिनोनिम की तरह यूज हो जाते हैं, लेकिन एबॉलिश मैंने क्या बोला? समाप्त करना, निरस्त करना। निरस्त करने का मतलब कोई नियम को निरस्त किया जा रहा है, वैसे नष्ट कर। डिमोलिश एक तरीके से बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया गया है, वो भी समाप्त करने वाली ही चीज, लेकिन उसमें हम तोड़ फोड़ करके बिल्डिंग डिमोलिश होती है। कभी कभी एबॉलिश वहां पे यूज कर सकते हो, लेकिन
बिल्कुल प्रॉपर सिनोनिम होगा ऐसा नहीं कह सकते। एबॉलिश में भी समाप्त करना है, लेकिन किसी नियम को समाप्त करने की बात करी जा रही है, निरस्त करने की बात करी जा रही है। तो एबॉलिश और डिमोलिश भी बहुत बार सिनोनिम की तरह यूज होते हैं। तभी मैंने क्या बोला कि कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। अगर कोई ये लिख रहा है ना कि आई वॉज लिविंग इन दैट बिल्डिंग बट नाउ दैट बिल्डिंग इज अबॉलिश्ड, और फिर वो तुम्हें बोलेगा कि अब बताओ एबॉलिश का सिनोनिम क्या है, तो अब आप एबॉलिश का सिनोनिम अब्रोगेट नहीं डालोगे, अब आप एबॉलिश का सिनोनिम डिमोलिश डालोगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि डिमोलिश क्या है, वो बर्बाद कर देना या तोड़ फोड़ करके खत्म कर देना। बिल्डिंग के लिए जनरली डिस्ट्रॉयड, डिमोलिश्ड ऐसी चीजें यूज की जाती हैं। एबॉलिश भी यूज किया जा सकता है, लेकिन जब आप एबॉलिश यूज करोगे तो फिर उसका मतलब वहां पे अलग हो जाएगा। इस बार ऐसे ही आए थे और अब की बार भी ऐसे ही आएंगे कि सेंटेंस में दिया होगा वो वर्ड, आपको सेंटेंस में उसका कॉन्टेक्स्ट समझना होगा और फिर उसके बाद आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, क्लियर है? नोट किया सबने? चलें आगे। एक सेकंड सर। हाँ ठीक है, रुक। डन? यस सर, डन। देखो एक रूल यार बार बार मैं बता रहा हूं, याद रखो, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सारी चीजें लिखी, रिवाइज नहीं किया तो यही होगा, एवरीथिंग विल गो इन वेन। ठीक है, सब बर्बादी हो जाएगा, अधूरा ही काम रहेगा। प्रोसेस क्या है? ये लिखना जरूरी है, लिखने के साथ रिवाइज करना जरूरी है। जब आप बुक रीडिंग करोगे तो बुक रीडिंग में भी आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड मिलेंगे जिनका मीनिंग पहले नहीं समझ में आ रहा था, धीमे धीमे समझ में आने लगेगा। मूवी देखोगे, मुझे कुछ लोग बोल रहे थे कि कुछ बच्चों की डिमांड ये है कि हम सर मूवी नहीं देखना चाहते सैटरडे को, हम सोना चाहते हैं, हम रेस्ट करना चाहते हैं। नालायकों, इतना मारूंगा ना मैं तुम्हें डंडे से, ठीक है, जिनकी ये डिमांड है, मार मार के डंडा मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा अगर किसी ने मुझे बोला कि हम मूवी नहीं देखना चाहते। देखो तुम्हारी जेन्युइन डिमांड मान लूंगा मैं, लेकिन फालतू की डिमांड्स बोलोगे ना तो बहुत मारूंगा मैं। तुम लोगों को कॉलेज में यहाँ पे जितना तुम्हें टाइम मिल रहा है ना, अगर तुमसे सर्वाइव नहीं किया जा रहा है तो मर्चेंट नेवी की आशाएं छोड़ दो, वहां पे तुम्हारा जीवन वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि मर्चेंट नेवी में अगर तुम जा रहे हो, पहली बात तो सुबह 4 बजे उठना ही उठना है। उसके बाद उसके अलावा कोई दूसरा वो ही नहीं है कि हम 4 बजे नहीं उठेंगे। नहीं उठोगे तो इतना दौड़ाए जाओगे वहां पे, और हो सकता है 2-3 हफ्ते तक झाड़ू ही लगवाई जाए। तो जितना तुम्हारे अंदर का ईगो है ना, वो सारा का सारा वहीं समाप्त हो जाएगा, वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा, एबॉलिश हो जाएगा सारा का सारा, डिमोलिश हो जाएगा तुम्हारा ईगो वहीं। ठीक है, तुम्हें इतनी 2-2 हफ्ते तक झाड़ू लगवा देंगे, वो ऐसा करवा देंगे। तो तुम्हें 4 बजे उठना ही उठना है। 4 बजे उठने के बाद तुम्हें 1 घंटे पीटी करनी है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तुम सोचो कि मैं वर्कआउट नहीं करूंगा, पीटी करनी ही करनी है। फिर तुम्हें ब्रेकफास्ट का टाइम मिलेगा, सुबह 8 बजे से लेक्चर शुरू होंगे, शाम को 5 बजे तक चलेंगे, बीच में 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा, लंच ब्रेक। ठीक है, तो अब तुम मुझे बताओ 4 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक की कोई छूट मिल रही है तुम्हें? 13 घंटे हो गए लगातार, और 5 बजे छोड़ने के बाद वो बोलेंगे कि हाँ ठीक है आप जाओ 2 घंटे रेस्ट कर लो, जाकर के 2 घंटे। तुम्हें सोना हो सो, खेलना हो खेलो, जो भी करना हो वो करो। और उसके बाद वो डिनर पे फिर से बुला देंगे, मस्टर होगा उस टाइम पे, और फिर वो बोलेंगे 9 बजे के जाओ आप जाकर के सो जाओ। उसके बाद भी कुछ मक्कार ऐसे होते हैं कि अब हम नहीं सोएंगे, हमारी तो नाइट लाइफ है, तो वो रात में जागते हैं। फिर जागते हैं तो अगले दिन क्लास में सोते हैं, और जैसे ही अगले दिन क्लास में सोते हैं तो पनिशमेंट मिलता है कि डक वॉक होगा, ये होगा वो होगा। यहाँ तो फिर भी तुम्हारा पनिशमेंट तुम्हें देख करके तुम रोना चालू कर देते तो छोड़ दिया जाता है, वहां नहीं छोड़ता कोई भी। वहां अगर आपको 2 घंटा दौड़ाना है तो दौड़ाएगा, धूप में खड़ा करना है तो करेगा, पेंटिंग करवानी है, चिपिंग करवानी है, झाड़ू लगवानी है, वो लगवाएगा ही लगवाएगा। तो तुम ये जो डिमांड लेकर के आते हो ना कि नहीं सर सैटरडे हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, तुम्हारे लिए किया जा रहा है। मूवी दिखाना, मुझे थोड़ी ना कोई मजा आ रहा है मूवी दिखाने में कि मैं जबरदस्ती नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेकर के तुम्हें मूवी दिखा रहा हूं। वो तुम्हारे लिए है काम की चीज कि तुम बोलना सीखो, तो तुम्हें वो उसके ऊपर खुद काम करना पड़ेगा। ये प्रोसेस है, किसी भी चीज को सीखने का ये प्रोसेस है, किसी नई लैंग्वेज को लर्न करने का ये प्रोसेस है कि आप एक बुक ले लो साथ में, वो पढ़ते रहो, मूवीज देखते रहो उससे रिलेटेड, और वोकैबुलरी और ग्रामर के ऊपर काम करो। जब आप ये काम करोगे, भले ही 20 मिनट 30 मिनट ही काम करो डेली बेसिस पे, तो तुम आराम से 2-3 महीने में वो लैंग्वेज सीख जाओगे, कोई भी लैंग्वेज हो।